हेलो गाइस, सर का चैनल है अक्षय मिश्रा केमिस्ट्री। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ही इज अ बेस्ट टीचर और आप पढ़ेंगे, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस बताएंगे दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। थैंक यू। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। तो इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट, पहले हम ये समझेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है एंड सॉल्ट क्या है। तो आपने 7th क्लास में ये पढ़ा होगा कि एसिड हम उसको बोलते हैं जिसके कांटेक्ट में यदि हम ब्लू लिटमस को रख दें तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। मतलब एसिड हम उसको बोलते थे कि यदि हम ब्लू लिटमस को उसमें डिप कर दें एसिड में तो उसका कलर चेंज हो जाए, रेड हो जाए। और बेस हम किसको बोलते हैं कि जिसमें रेड लिटमस को यदि हम रखें तो उसका कलर चेंज हो जाए, मतलब वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, ब्लू में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेड लिटमस। एसिड हम किसको बोलेंगे, एसिड हम किसको बोलेंगे कि यदि हम ब्लू लिटमस को उसके कांटेक्ट में रखेंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और बेस हम किसको बोलते हैं कि यदि हम रेड लिटमस के कांटेक्ट में बेस को रखें तो उसका कलर कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए, तो उसे हम एसिड एंड बेस बोलते हैं। सॉल्ट किसको बोलेंगे, तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। मतलब एसिड एंड बेस जब आपस में कंबाइन होंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में। इसमें जो डिफिनीशन है एसिड की वो क्या है कि दो सबस्टेंस या सबस्टेंसेस which dissolve in water gives H पॉजिटिव आयन इन इक्वल सोल्यूशन। मतलब वाटर में डिसॉल्व करने पे ऐसा कोई सबस्टेंस जो H पॉजिटिव आयन गिवन करे उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और बेस हम किसको बोलेंगे कि दो सबस्टेंस which dissolve in water gives OH नेगेटिव आयन। मतलब बेस हम उसको बोलेंगे कि वाटर में डिसॉल्व करें तो OH आयन वो गिवन करे, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। एसिड हम किसको बोलेंगे, ऐसा कोई सबस्टेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करे तो वो क्या गिवन करे, वो गिवन करे आपका H पॉजिटिव आयन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे HCl है, यदि हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें, मतलब यहाँ पे यदि हम वाटर ले और इसको इसमें डिसॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, H पॉजिटिव इक्वल्स प्लस क्या, Cl निगेटिव इक्वल्स। तो ध्यान से देखिए, H पॉजिटिव गिवन कर रहा है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। बेस के लिए जैसे हमने एग्जांपल ले लिया NaOH, यदि हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, Na पॉजिटिव बनेगा इक्वल्स एंड OH निगेटिव बनेगा। तो ध्यान से देखिए, ये OH नेगेटिव आयन गिवन कर रहा है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, एसिड। तो ये आर्नियस का कॉन्सेप्ट है कि those substance that dissolve in water is give the H positive ion is known as a acid and those substance that dissolve in water gives OH negative ions is called the base। तो ये और एसिड और बेस का आपका कॉन्सेप्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द योर एनसीईआरटी बुक। अब जो है हम लोग ये देखेंगे इंडिकेटर क्या होता है। तो देखिए, इंडिकेटर हम किसको बोलेंगे, अब साल्ट देख लेते हैं पहले। साल्ट हम किसको बोलेंगे, एसिड एंड बेस, मतलब HCl प्लस NaOH जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। मतलब NaCl बन रहा है प्लस क्या, वाटर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। मतलब एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करें तो जो न्यूट्रल कंपाउंड वहां पे बन रहा है वो सॉल्ट होता है। यदि ये मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। यदि मान लीजिए न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे इंडिकेटर में। तो ध्यान से देखिए, आपके बुक में गिवन है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का मतलब है दो सबस्टेंस दैट इंडिकेट हु इज अ एसिड एंड हु इज अ बेस। मतलब ऐसा कोई सबस्टेंस जो ये डिसाइड करे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो पहला इंडिकेटर आपका क्या है, ब्लू लिटमस। मतलब आपका लिटमस है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर।
लिटमस पेपर आपका क्या है, इंडिकेटर है या लिटमस सोल्यूशन। ये लिटमस पेपर जो है आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, इसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। तो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस पेपर जो है नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक, टर्मरिक जो है वो भी आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर टू टाइप के हो गए, एक नेचुरल होता है और एक क्या होता है, सिंथेटिक। तो सिंथेटिक इंडिकेटर किसको बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर आपका है फिनोप्थिलीन एंड मेथाइल ऑरेंज। ये आपका क्या है, फिनोप्थिलीन एंड मेथाइल ऑरेंज जो है वो आपका क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर क्या हो गया, ब्लू मतलब लिटमस पेपर है या लिटमस सोल्यूशन है, साथ में आपका क्या है, टर्मरिक है, और आपका जो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। ये सब आपके क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब है जो प्लांट्स एंड एनिमल से मिले वो नेचुरल इंडिकेटर है। और सिंथेटिक इंडिकेटर हम किसको बोलते हैं, जो मैन मेड हो। तो यहाँ पे मेथाइल ऑरेंज और जो है फिनोप्थिलीन आपका क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। 2.1 में हम ये देखेंगे कि कौन सा इंडिकेटर एसिड के साथ कौन सा कलर देगा और बेस के साथ क्या देगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एसिड राइट है, यहाँ पे बेस है, यहाँ इंडिकेटर है। यदि हम एसिड में ब्लू लिटमस को डिप करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। रेड लिटमस में यदि एसिड को हम डिप करेंगे तो यहाँ पे नो चेंज होगा। फिनोप्थिलीन में यदि हम ऐड करेंगे किसको, एसिड को, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे एसिड का कलर होगा वैसा ही एसिड रहेगा, मतलब कोई कलर यहाँ पे शो नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज में यदि हम एसिड को डिप करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब हम बेस में आते हैं, तो बेस में ब्लू लिटमस का कलर जो है तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज। रेड लिटमस के कलर में क्या हो जाएगा, रेड। यदि रेड लिटमस को बेस के कांटेक्ट में रखेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिनोप्थिलीन के केस में ये पिंक हो जाएगा। बेस जो है फिनोप्थिलीन के साथ पिंक कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज जो है वो कैसा कलर देगा, येलो देगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लू लिटमस, रेड लिटमस है, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज है। तो लिटमस जो है एसिड के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस रेड कर रहा है, लेकिन रेड लिटमस कोई कलर चेंज नहीं करेगा। फिनोप्थिलीन भी कोई चेंज नहीं करेगा। मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर शो करेगा। और बेस जो है ब्लू लिटमस के साथ कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन रेड लिटमस को टर्न कर देगा किसमें, ब्लू में। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो कैसा कलर करेगा, फिनोप्थिलीन जो है पिंक कलर शो करेगा, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका येलो कलर शो करेगा। एक्टिविटी 2.2 में क्या गिवन है, एक वर्ड है अल्फैक्टरी। अल्फैक्टरी का मतलब होता है जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आए तो उसकी स्मेल और ऑर्डर को चेंज कर दे, मतलब ऑर्डर चेंज करता है ये। मतलब ये ऐसा इंडिकेटर है जो किसी एसिड और बेस के कांटेक्ट में आता है तो उस ऑर्डर को चेंज कर देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फैक्टरी। मतलब यदि वो कलर चेंज नहीं कर पा रहा है तो कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक मीडिया के कांटेक्ट में आने पे उसके ऑर्डर को, मतलब स्मेल को चेंज कर देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फैक्टरी। तो 2.2 में क्या गिवन है, यहाँ पे आपके बुक में गिवन होगा वैनिला, वैनिला, ओनियन एंड क्लोव ऑयल। ये एग्जाम्पल है। यदि हम, ये आपके इंडिकेटर है, मतलब ये अल्फैक्टरी इंडिकेटर है, एसिड एंड बेस के कांटेक्ट में इसको लाते हैं तो स्मेल चेंज होता है कि नहीं, ये आपको देखना है। वैनिला है, ओनियन है, क्लोव ऑयल है। तो एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्योंकि इनका नेचर ही एसिडिक होता है तो ये नो चेंज करेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। लेकिन बेस के कांटेक्ट में इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम अल्फैक्टरी इंडिकेटर से बेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन एसिड के केस में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे, अल्फैक्टरी इंडिकेटर से। एग्जांपल क्या है, वैनिला आप ले सकते हैं, क्लोव ऑयल ले सकते हैं एंड ओनियन ले सकते हैं। तो अल्फैक्टरी एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिडिक एंड बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आने पे क्या करता है, वो कलर चेंज ना करके ऑर्डर चेंज करता है, मतलब स्मेल को चेंज कर देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर। 2.3 में ये गिवन है कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ,
तो क्या बनता है, तो ध्यान से देखिए, यदि हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो यहाँ पे आपका मेटल सॉल्ट बनेगा, साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब यदि हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपकी एक्टिविटी में फिगर गिवन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से देखिए, हम सपोज करते हैं कि जिंक ग्रैनुअल हमने लिया है, सॉलिड है, मेटल हम HCl ले रहे हैं। तो HCl आपका कैसा है, डाइल्यूट है, मतलब इक्वस है। इनकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वस सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से। तो जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस कर देगा तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा ZnCl2 बनेगा आपका इक्वस, प्लस क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पे हम बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे हमको 2 राइट करना पड़ेगा। तो आप एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो कौन सी गैस फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, मेटल सॉल्ट बन रहा है। तो आपके बुक में एक डायग्राम बना होगा, ध्यान से देखेंगे आप। आपने यहाँ पे ये स्टैंड ले लिया है और इसमें एक कोनिकल फ्लास्क लगा दीजिए। ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें एक ट्यूब से कनेक्ट कर दीजिए इसको सोप सॉल्यूशन के साथ। ये सोप सॉल्यूशन है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने जिंक लिया प्लस क्या ले लिया, डाइल्यूट HCl। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सोप सॉल्यूशन के पास जाएगी। जब ये गैस इसमें जाएगी तो यहाँ पे फेन बनेगा, मतलब झोंक बनेगा, और ये ऊपर की तरफ जो है राइज होगी ऊपर की तरफ। जब ये राइज होगी तो आप यहाँ पे बर्निंग कैंडल, यदि बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो यहाँ पे पाप साउंड प्रोड्यूस होगा। पाप साउंड इसलिए प्रोड्यूस होगा क्योंकि वहां पे क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो आपको ये मालूम हो गया कि एसिड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और आपका क्या बनता है, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। 2.4 एक्टिविटी में अब हम क्या करेंगे, मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करेंगे। तो यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं, बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो जिंक हम फिर से लेंगे, सॉलिड है, और बेस हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, NaOH एक्वस। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे आपका बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस आपका क्या, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो आपको ये लर्न रखना है कि जब हम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कर रहे हैं तो भी आपका क्या बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यदि आप यहाँ पे एल्युमिनियम ले लेंगे तो एल्युमिनियम के साथ जब NaOH की रिएक्शन करेंगे तो आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो एसिड एंड बेस दोनों के ही केस में यदि मेटल रिएक्ट करता है तो वहां पे मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। 0.5 में ये गिवन है कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग राइट कर ले रहे हैं मेटल कार्बोनेट, मतलब हम मेटल कार्बोनेट के लिए राइट कर सकते हैं Na2CO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए NaHCO3। इनकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, एसिड के साथ, रिएक्ट विथ एसिड। तो देखिए ध्यान से, यदि हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी एंड वाटर बनता है आपका। तो यहाँ पे राइट कर रहे हैं, यदि हम यहाँ पे Na2CO3 लेते हैं, Na2CO3 आपका ये मेटल कार्बोनेट है, प्लस हम HCl राइट कर रहे हैं, ये आपका डाइल्यूट है। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका सॉल्ट बनता है क्या, NaCl, प्लस क्या आपका बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस आपका क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2NaCl हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका वाटर बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कैसे बन रही है, इसको आप फिगर के थ्रू जो है समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम एक फिगर बना दे रहे हैं। ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब हुई है,
इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या ले रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक यहाँ पे एक पहले हम एक इसको ट्यूब से कनेक्ट कर दे रहे हैं और इस ट्यूब से हम इसमें एसिड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मेटल कार्बोनेट, मतलब Na2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, और इसमें हमने ऐड कर दिया यहाँ से डाइल्यूट HCl। जब ऐड कर दिया तो हमें क्या दिखेगा, ब्रिस्क इफरवेंस। ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब है तेजी के साथ गैस बाहर निकलती दिखेगी। ब्रिस्क इफरवेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि बियर की बॉटल है, यदि आप उसको सेक कर दीजिए और ओपन करिए उसके कैप को, तो आप देखेंगे कि पूरा फेन जो है ऊपर की तरफ जाता है, उसे हम ब्रिस्क इफरवेंस बोलते हैं। या कोल्ड ड्रिंक में भी आप देख सकते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इस ट्यूब में यहाँ पे रखा है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। यदि यहीं पे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं NaSCO3, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एसिड के साथ, HCl के साथ, तो कंपाउंड आपका सेम बनेगा, NaCl प्लस क्या, CO2 और प्लस क्या है आपका वाटर। ये CO2 गैस जब इस ट्यूब में पास होगी लाइम वाटर में तो क्या बनेगा, देखिए CO2 की रिएक्शन हम गैस की किसके साथ करा रहे हैं, लाइम वाटर, मतलब CaOH होल ट्वाइस के साथ। तो क्या बन जाएगा, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा होगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, मतलब इसका कलर जो है व्हाइट होगा, प्लस आपका बाहर क्या निकल जाएगा, आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बन रहा है जिसका कलर कैसा हो, व्हाइट प्रेसिपिटेट। यदि हम एक्सेस में पास करते हैं, मतलब एक्सेस में यदि हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या होगा उस केस में, तो ध्यान से देखिए, यदि हम एक्सेस में पास करते हैं CaCO3 प्लस H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सॉल्युबल इन वाटर होगा, जो क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर। तो यदि हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सॉल्युबल इन क्या होगा, आपका वाटर। यहाँ पे आप ये देख रहे थे कि यदि हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन एक्सेस में यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पास करते हैं तो यहाँ पे जो सबस्टेंस बनेगा, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सॉल्युबल इन क्या होगा, वाटर। पॉइंट 6 में हम ये देखेंगे एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ, मतलब एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। सॉल्ट प्लस क्या, वाटर, मतलब इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है, आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ये टेस्ट ट्यूब हमने लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, NaOH। NaOH लेने के बाद इसमें हम फिनोप्थिलीन ऐड कर दे रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, फिनोप्थिलीन। तो जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। पहले कलरलेस था, फिनोप्थिलीन ऐड किए तो इसका कलर कैसा हो गया, पिंक। यदि हम इसमें फिर से HCl ऐड कर दे रहे हैं तो ये कलर कैसा हो गया, डिसअपियर, मतलब ये कलरलेस हो गया, मतलब इसका कलर जो है चला गया। फिर से देखिए, एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में हमने NaOH लिया डाइल्यूट, मतलब इसका कलर कलरलेस है, फिनोप्थिलीन ऐड किए तो पिंक कलर से हुआ। फिर यदि हम HCl उसमें ऐड किए तो उसका कलरलेस हो गया, मतलब वो डिसअपियर हो गया, कलरलेस, मतलब उसका कलर जो है डिसअपियर हो गया। अब जो है ये जो कलरलेस है, इसमें यदि हम फिर से NaOH ऐड कर दे रहे हैं तो पिंक कलर फिर से रीअपियर हो जा रहा है, पिंक कलर आपका जो है रीअपियर हो गया। तो रीअपियर का मतलब है फिर से पिंक कलर आ गया। अब पिंक कलर जो आ रहा है उसमें आप फिर से यदि क्या ऐड कर दे रहे हैं, HCl ऐड कर दे रहे हैं, फिर से यदि 1-2 ड्रॉप HCl ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर डिसअपियर, मतलब ये कलरलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो रिएक्शन आप राइट कर सकते हैं कि HCl हमने लिया था एंड NaOH दोनों इक्वस थे,
तो आपस में जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका NaCl प्लस क्या आपका बनेगा H2O। तो मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एक्टिविटी 2.6। एक्टिविटी 2.7 में ये गिवन है कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, एसिड के साथ, तो क्या होगा। तो देखिए मेटल ऑक्साइड हमने यहाँ पे ले लिया है कॉपर ऑक्साइड मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, HCl के साथ। तो ध्यान से देखिए मेटालिक ऑक्साइड है, ये HCl है। तो जब हम इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका CuCl2 बन रहा है, साथ में आपका क्या बन रहा है H2O। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सॉल्ट प्लस क्या बन रहा है आपका वाटर बन रहा है। तो मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड के साथ कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस क्या वाटर बन रहा है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर जो है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। और जब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे CuCl2 बन रहा है, इसका कलर जो है ब्लू ग्रीन होगा। तो ब्लू ग्रीन कलर शो करता है, प्लस आपका क्या बनता है वाटर। तो आपको बस इतना लर्न रखना है कि मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या बन रहा है आपका सॉल्ट प्लस क्या वाटर बन रहा है। अब देखिए जो मेटालिक ऑक्साइड है Cu, तो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर जो है वो कैसा होता है, बेसिक। ये कैसा नेचर शो करता है, बेसिक शो करता है। मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो न्यूट्रल बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और यहाँ पे सेम चीजें हो गई है कि हम मेटालिक ऑक्साइड ले रहे हैं जिसका नेचर कैसा हो रहा है, बेसिक, इसीलिए सॉल्ट बन रहा है। तो बेसिक मतलब बेस प्लस एसिड गिव्स क्या हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वही चीज है कि इसका नेचर आप बता सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड का कैसा होता है, बेसिक होता है। अब नॉन मेटालिक हम ले रहे हैं, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो सपोज करिए कि हमने क्या ले लिया आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड, हमने CO2 ले लिया। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपका CO2 है। यदि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ, रिएक्ट विथ बेस। तो देखिए बेस हमने क्या ले लिया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर। तो जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट ही बनता है, मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस क्या बनेगा, वाटर। तो आप ये भी बता सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस क्या आपका वाटर बनता है। तो दोनों ही केस में मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर बनता है, और मेटालिक ऑक्साइड यदि एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो आप कैसे बता सकते हैं, कैसा है, एसिडिक है। क्यों है, क्योंकि ये बेस है, तो एसिड और बेस जब मिले तब सॉल्ट बन रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है और मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। 2.8 में ये गिवन है कि जितने भी एसिड एंड बेस हैं क्या वो सेम है, या जिसमें हाइड्रोजन है उसे हम एसिड बोलेंगे, या जिसमें OH है उसे हम बेस बोलेंगे। तो उसके लिए देखिए एक ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हमको फॉर एग्जांपल गिवन है ग्लूकोज है, अल्कोहल है, डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4 है। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, अल्कोहल का होता है C2H5OH। तो अब ये बताना है कि इस ऑपरेटर्स में ये वल्फ आपको दिख रहा होगा कि जब हम ये एसिड वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं, मतलब ये जो एग्जांपल है, तो इस केस में वल्फ ग्लो होता है कि नहीं। तो ग्लूकोज को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वल्फ ग्लो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वल्फ ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं डज नॉट ग्लो वल्फ। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि ग्लूकोज जो है वाटर में डिसॉल्व होता है तो आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयन का बनना जरूरी है। तो आयन जब यहाँ पे नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, तो वल्फ ग्लो नहीं होगा। अल्कोहल के केस में भी जो है देखिए यहाँ OH है, लेकिन इसे हम बेस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने पे आयनिक स्टेट में नहीं कन्वर्ट होता है, मतलब आयन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वल्फ आपका ग्लो नहीं होगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाटर में डिसॉल्व होने पर आयन फॉर्म नहीं करता है। जब आयन नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए जो है वल्फ ग्लो नहीं होगा।
HCl को यदि वाटर में ऐड करते हैं तो यहाँ पे H पॉजिटिव इक्वस बनेगा और प्लस क्या Cl निगेटिव बनेगा इक्वस। तो इस केस में देखिए यहाँ पे आयन बना, आयन जब बनेगा तो बल्ब ग्लो होगा। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो होगा। यहाँ पे देखिए यदि हम डाइल्यूट H2SO4 भी ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आप जब देखेंगे तो 2H पॉजिटिव इक्वस बनेगा और SO4 क्या बनेगा, 2 निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, वल्फ ग्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे कि वल्फ ग्लो है, तो यहाँ पे वल्फ ग्लो होगा। यदि हम बेस ले रहे हैं NaOH, डाइल्यूट NaOH, तो इसके केस में भी वल्फ जो है ग्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस क्या बनेगा, OH निगेटिव बनेगा। तो वल्फ ग्लो तभी होगा जब आयन प्रोड्यूस होगा। तो एसिड के केस में H पॉजिटिव बन रहा है और बेस के केस में OH निगेटिव बन रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि किसी में यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका जरूर मतलब इसका मीन्स जरूरी नहीं है कि वो एसिड होगा, और किसी में OH प्रेजेंट है तो ये भी मीन्स क्लियर नहीं है कि वो बेस होगा। बेस तभी होगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH निगेटिव देगा, और एसिड तब होगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। एक्टिविटी 2.9 में ये गिवन है कि व्हाट हैपेंस एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड एंड बेस को यदि हम वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। एक हम ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड कर दिया है, NaCl। हमने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया है और इसमें NaCl ऐड किया है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब हमने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया, ड्राई टेस्ट ट्यूब में NaCl ऐड किया, फिर इसमें हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। तो ये आपके बुक में ये राइट है कि यहाँ पे एक हम डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे। डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस आ रही है तो यहाँ पे गैस आ रही है। जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो हम रिएक्शन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, H2SO4 प्लस क्या है, NaCl। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, एक बनेगा Na2SO4 और प्लस HCl। तो यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो HCl है। वो कैसी है, ड्राई है, ये ड्राई HCl गैस है। तो ड्राई HCl गैस जब आ रही है तो इसके कांटेक्ट में यदि हम ब्लू लिटमस लेके जा रहे हैं, वो भी कैसा है, ड्राई ब्लू लिटमस है। मतलब यहाँ पे लिटमस पेपर जो है वो कैसा है, ड्राई है। तो ड्राई के केस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब हम वेट लिटमस ले जा रहे हैं, वेट लिटमस मतलब गीला लिटमस ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका कलर जो है चेंज हो जा रहा है। मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, रेड में। तो ध्यान से देखिए, फिर से बता रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए ड्राई, उसमें NaCl ऐड करिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करिए, फिर देखिए डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस आ रही है तो गैस आएगी कौन सी, HCl गैस। अब ये ड्राई टेस्ट ट्यूब था, यहाँ पे कोई वाटर इन्वॉल्व नहीं है, तो यदि हम लिटमस पेपर ड्राई ले जाते हैं ब्लू तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे हम वेट लिटमस ब्लू ले जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब रेड कलर चेंज हो जाता है। आप ये बता सकते हैं कि एसिड और बेस का जो रोल प्ले है वो किस केस में है, जब वो वाटर वहां पे रहेगा तभी। तो मतलब यदि एसिड आप उसी को बोलेंगे जब वो इक्वस सोल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करे, H पॉजिटिव, और बेस आप किसको बोलेंगे जब इक्वस सोल्यूशन में वो क्या प्रोड्यूस करे, OH निगेटिव, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। एसिड किसको बोलेंगे यदि वो वाटर में क्या प्रोड्यूस करे, H पॉजिटिव, और बेस हम किसको बोलेंगे जब वो वाटर के प्रेजेंट में क्या प्रोड्यूस करे, OH निगेटिव। मतलब रिएक्शन से आप ऐसे समझिए कि HCl है और यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया। तो जब हम वाटर ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या बन जाएगा, ये H2 और ये H, तो H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस क्या, Cl निगेटिव बनेगा। तो हाइड्रोजन जो है, जैसे मान लीजिए HCl यहाँ पे है तो H पॉजिटिव प्लस क्या बना, Cl निगेटिव इक्वस बना। H पॉजिटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, इसलिए जब वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे इसे। हम लोग क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन। यदि हम बेस को ऐड करते हैं तो देखिए, बेस को यदि हम ऐड करते हैं NaOH को वाटर में तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस क्या, OH निगेटिव। तो OH निगेटिव यहाँ पे इक्वस का बन रहा है। तो आप ये बताएंगे एसिड हम तभी बोलेंगे जब वाटर में डिसॉल्व होने पे H पॉजिटिव गिवन करे, और बेस तभी बोलेंगे जब वाटर में डिसॉल्व होने पर वो क्या गिवन करे, OH निगेटिव आयन गिवन करे, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। एक्टिविटी 2.10 में ये गिवन है, व्हाट इज द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मीन्स होता है कि मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव
OH नेगेटिव आयंस वॉल्यूम। डाइल्यूशन का क्या मीन्स होता है कि मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज ए, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डाइल्यूशन। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे वाटर है और इसमें एसिड है, और यहाँ एसिड है वहां वाटर है। तो आपको ये डाइल्यूट करना है, मतलब एसिड में वाटर को मिक्स करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे, ना कि आप एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये हाईली कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इससे क्या होगा कि बबल्स आउट करेगा, और ये जो ब्रेक मतलब ये आपका जो बीकर है वो टूट जाएगा। इसलिए आपको जब भी डाइल्यूट करना है तो आप वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे। और कैसे मिक्स करेंगे, यहाँ पे आप सेम कंसंट्रेशन से, मतलब यहाँ पे एक आप ग्लास रॉड ले लेंगे और इसको ऐसे घुमाते रहेंगे, स्टीयर करते रहेंगे, तब एसिड को मिक्स करेंगे, जिससे वो बराबर जो है डिसिपियर, मतलब बराबर जो है वो पूरी जगह फैल जाए। तो आपको क्या करना है, डाइल्यूशन करना है तो आपको वाटर में एसिड मिक्स करना है, ना कि एसिड में वाटर को। यदि एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। हाईली एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होगी तो आप बीकर को जब यहाँ बॉटम में टच करेंगे तो बहुत हीट होगा और ये बीकर आपका टूट सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे, ना कि एसिड में वाटर को। डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्टेंट्स या रिजल्ट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए एसिड है, तो एसिड में H3O पॉजिटिव होता है या H पॉजिटिव होता है, बेस में OH नेगेटिव होता है। तो यदि हम इसमें वाटर ऐड कर दिए, मतलब वाटर में ये सब ऐड किए, तो ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव जो है आपका कम हो जाएगा। और सेम चीजें बेस में भी होगी। यदि हम वाटर इसमें ऐड करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन, मतलब OH जो नेगेटिव आयन है वो कम होता जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका गिवन है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका क्या है, पीएच है। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। तो पीएच क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो पीएच को आप ये बोल सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। मतलब पीएच आपका क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच। तो पीएच क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो ये बताता है किसी भी सॉल्यूशन में कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन कितना है या कितना कम है। तो पीएच को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पीएच इज ए नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। मतलब पीएच क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन की। इसे आप ये भी बोलते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर है। पीएच की जो वैल्यू होती है, और पीएच को डिस्कवर किसने किया था, तो पीएच को जो है डिस्कवर किया था सोरेनसन, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। पी का मतलब ऐसे पोटेंज है, पोटेंज का मतलब पावर से है, एच का मतलब क्या है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। तो देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच जो स्केल है वो कितने से है, तो आपकी स्केल जो है पीएच की वो 0 से कितना है, 14 तक। पीएच की जो स्केल है वो कितना है, 0 to कितना, 14 है। तो यहाँ पे 7 जो है वो आपका क्या है, न्यूट्रल है। मतलब 7 पे यदि किसी की पीएच वैल्यू है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। और इस साइड आपका क्या है, 0 to 7 जो है एसिडिक है, और 7 to 14 जो है वो आपका क्या है, बेसिक है। बेसिक का मतलब है कैसा है, ये एल्कलाइन है। तो ये कैसा है, एल्कलाइन है। इधर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन मतलब H पॉजिटिव आयन जो है इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगा, H पॉजिटिव होंगे, उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। और इस साइड क्या होगा, आपका H पॉजिटिव आयन जो है वो डिक्रीज करेगा। इस साइड क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
मतलब H पॉजिटिव आयन जो है यदि 14 है किसी का pH वैल्यू तो वहां पे H पॉजिटिव आयन क्या है, बहुत कम है। और इस साइड क्या होगा आपका, H पॉजिटिव आयन जो है आपका इंक्रीज करेगा। तो एसिडिक के लिए आप क्या राइट करेंगे, 0 to 7 के बीच ये pH की वैल्यू है तो आपका एसिडिक है। बेसिक के लिए क्या राइट करेंगे, मतलब एल्कलाइन के लिए 7 to 14, या 7 to 14 के बीच pH वैल्यू है तो आपका क्या है, बेसिक है। और न्यूट्रल के लिए आप क्या बताएंगे कि न्यूट्रल किसको बोलते हैं, तो न्यूट्रल आप उसको बोलेंगे जिसमें क्या है, जिसकी वैल्यू कितनी है। तो न्यूट्रल के लिए आप बता सकते हैं कि 7 जो है यदि किसी का pH वैल्यू है तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। जैसे मान लेते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, यहाँ पे HCl ले रहे हैं, HCl सोल्यूशन है, ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें pH इंडिकेटर को हमने डीप किया या pH इंडिकेटर से देख रहे हैं, तो हम इसका देख रहे हैं कि इसका जो pH आ रहा है वो कितना है, 1.2 है। तो इसका मतलब है क्या है, वेरी एसिडिक है। तो pH क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन को डिफाइन करता है कि किसी सोल्यूशन में कितना हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन ज्यादा है, कितना कम है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना ही कम होगा उतना ही क्या होगा, वो बेसिक होगा। तो ये आपका था क्या, pH मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर। और आप ये भी बता सकते हैं pH की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। pH स्केल से आप ये भी मेजर कर सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो जैसे मान लीजिए 0 to या 3 किसी की वैल्यू आती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। मान लीजिए किसी की वैल्यू 1.2 है, किसी की वैल्यू जो है 2.3 है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इस केस में कौन सा होगा, 1.2। 2.3 क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, मतलब ये इसके कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम pH स्केल से मेजरिंग कर सकते हैं, मतलब pH एक मेजरिंग स्केल है जो ये डिफाइन करती है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कौन सा वीक हो सकता है, या कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, बेसिक, या वीक बेसिक हो सकता है, मतलब वीक बेस हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन अवर डेली लाइफ, तो फर्स्ट इसमें क्या गिवन है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल हैव pH सेंसिटिव। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो है वो वर्क करती है कितने pH रेंज में, 7 से लेके कितना, 7.8 तक। मतलब ये pH रेंज जो है 7 से लेके 7.8 तक है तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करेगी। यदि जो है pH रेंज यहाँ से कम या ज्यादा हो गई, मतलब इसका है कि यदि हम किसी वाटर में रह रहे हैं, मतलब एक्वाटिक स्पीसीज जो है, यदि वहां पे उस वाटर की pH रेंज जो है 7 से लेके 7.8 से या तो ज्यादा हो गई या तो कम हो गई, तो वहां पे सरवाइव करना क्या हो जाएगा, आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप फिर से लर्न रखिए, जो हमारी बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी है वो कितने pH रेंज में है, 7 से लेके कितना, 7.8 pH रेंज तक। तो देखिए कि रेन वाटर जो होता है इसकी pH रेंज जो है लेस देन कितना है, लेस देन 7, लेस देन जो है 5 पॉइंट कितना है, 6 है। मतलब जो रेन वाटर होता है एसिडिक होता है, उसकी pH रेंज कितनी है, 5.6 है। इसका मतलब है वो क्या है, एसिडिक है। तो देखिए ये रेन वाटर जो है ये कहाँ आ रहे हैं, आपके रिवर में। ये हम सपोज करते हैं रिवर है या पॉन्ड है, यहाँ पे हम सपोज कर ले रहे हैं पॉन्ड है। तो रेन वाटर से जब इस वाटर में ये रेन वाटर जब मिक्स हो जाएगा तो जो रिवर का pH रेंज होगा, रिवर के वाटर का जो pH रेंज हो जाएगा होगा वो लेस हो जाएगा। मतलब जो pH रेंज है कितना, 7.0 to 7.8, तो इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्वाटिक स्पीसीज है, मतलब एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं, तो उनका सरवाइव करना इसमें क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो pH रेंज 7.0 से लेके 7.8 तक ही उसमें वर्क करते हैं, सरवाइव करते हैं। लेकिन यदि रेन वाटर की हम pH रेंज देखें तो लेस देन कितना है, 5.6 है। तो यदि रेन वाटर इस रिवर एंड पॉन्ड में मिक्स हो जाता है, तो जब यहाँ पे मिक्स होगा तो जो वाटर की pH रेंज है वो लेस हो जाएगी, मतलब पहले के कंपेयर में लेस हो जाएगी। पहले तो मान लेते हैं कि 7.0 से 7.8 के बीच है, इसलिए यहाँ पे फिश जो है, एनिमल्स या प्लांट जो है सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रेन वाटर मिक्स होगा तो इसकी pH रेंज क्या होगी, इस वाटर की लेस हो जाएगी इस रेंज से। जब लेस हो जाएगी
तो वहां पे जो एक्वाटिक स्पीसीज हैं उनका सरवाइव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मीन्स ये है कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी पीएच रेंज जो है क्या है, सेंसिटिव है। नेक्स्ट जो गिवन है वो क्या है कि पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। स्टमक जो है आपका क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किस में हेल्प करता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब देखिए, मान लेते हैं हम कि आपका नाम जो है ज्योति है और आपकी फ्रेंड क्या है, मुस्कान है। तो अब ज्योति को इनवाइट कर दिया मुस्कान ने, मुस्कान ज्योति के घर गई और कुछ ज्यादा खाना खा ली, अच्छे अच्छे फूड मिले, मतलब वहां पे अच्छे अच्छे डिश थे, तो उसको उसने खा लिया। अब जो है मुस्कान को क्या हो गया, इनडाइजेशन। क्या हो गया, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन जब हो जाएगा तो अब एसिड जो है ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एसिड क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब जो है ये मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगेगा। तो जब ये ज्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस होगा, आप यहाँ राइट कर सकते हैं, एक्सेस में जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो हमें क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। हमें क्या हो जाएगा, एसिडिटी। ध्यान से देखिए, फिर से बता रहे हैं कि स्टमक जो है हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में। ठीक है, तो हम ये सपोज करते हैं कि ज्योति मुस्कान एक फ्रेंड है, ज्योति के घर कोई प्रोग्राम है जिसमें मुस्कान इनवाइटेड है। तो मुस्कान ज्योति के यहाँ जाती है और वहां पे अच्छी सारी डिश रहती हैं, तो उसे वो ज्यादा खा लेती है। जब वो ज्यादा खा लेगी तो उसे क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। इनडाइजेशन के केस में क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन उसको क्यों हो रहा है, रीजन ये है कि जब वो ज्यादा खा लेगी तो हमारा स्टमक जो है वो एसिड एक्सेस में प्रोड्यूस करेगा। जब एसिड एक्सेस में प्रोड्यूस करेगा तो उसे क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन। क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन। एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस होने से उसे क्या होने लगेगा, उसे पेन होने लगेगा एंड क्या, इरिटेशन। तो जब उसे क्या होगा, पेन एंड इरिटेशन, तो पेन एंड इरिटेशन हो जाएगा। इस पेन से उसे रिलाइव करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि मुस्कान ज्योति के यहाँ गई तो उसको बहुत अच्छे डिश मिले तो उसने ज्यादा खा लिया। तो क्या हुआ, स्टमक जो है एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस किया। एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस करेगा तो उसे क्या हो जाएगा, एसिडिटी, मतलब पेन एंड क्या होगा, इरिटेशन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनडाइजेशन। तो उस केस में डॉक्टर जो है वो उसे क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आप ऐसी मेडिसिन लीजिए, मतलब एंटा एसिड। तो एंटा का मतलब ये हो गया कि एसिडिटी को जो क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे। मतलब हम क्या यूज करेंगे, हम कोई ऐसा बेसिक साल्ट यूज करेंगे जो वो डाइजेशन को, मतलब इनडाइजेशन को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो एंटा एसिड में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो मिल्क ऑफ क्या, मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ क्या, मैग्नीशिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं MgOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ हम मैग्नीशिया ले सकते हैं या हम कोई दूसरा एंटा एसिड ले सकते हैं जो एक्सेस में यहाँ पे रिलीज है एसिड, उसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक बार फिर से सुनिए कि पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टमक जो है हमारा डाइजेशन के थ्रू क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा स्टमक जो है प्रोड्यूस करता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन में। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं ज्योति मुस्कान फ्रेंड है, मुस्कान ज्योति के यहाँ इनवाइटेड है, वो जाती है, वहां पे प्रोग्राम होता है, अच्छी सारी डिशेस थी, वो ज्यादा खा लेती है। जब ज्यादा खा लेगी तो एक्सेस में एसिड उसके बॉडी से प्रोड्यूस होगा। एक्सेस में एसिड जब प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होता है, उसे पेन और इरिटेशन होगा। पेन और इरिटेशन होगा तो उसे एसिड, मतलब एसिडिटी हो जाएगी, मतलब इनडाइजेशन हो जाएगा। उस केस में उसे जो मेडिसिन दी जाएगी या जो केमिकल दिया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंटा एसिड। तो एंटा एसिड में कौन सा केमिकल आप यूज कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में आप यूज कर सकते हैं क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, मतलब इसका नेचर बेसिक है। तो ये क्या करेगा, एक्सेस में जो एसिड प्रोड्यूस है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा और उसे जो है, जो पेन और इरिटेशन हो रहा है तो उससे क्या उसे मिलेगा, रिलाइफ मिलेगा। पीएच चेंज इन काज ऑफ टूथ डेके। तो देखिए ध्यान से कि टूथ डेके का क्या मतलब है। यदि हमारे टूथ इनेमल का पीएच जो है लोअर देन कितना हो जाए, मतलब माउथ लोअर देन जो पीएच है वो कितना हो जाए, 5.5 टूथ इनेमल।
तो माउथ के अंदर जो लिक्विड है उसका पीएच कितना हो जाए, लोअर देन कितना 5.5 पीएच के, तो उस समय क्या होगा, हमारा जो टूथ एनेमल है वो कोरोड होने लगेगा। टूथ एनेमल जो है वो एक हार्ड केमिकल से बना होता है जिसका फार्मूला है या नेम है कैल्शियम फास्फेट। किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट। इसका फार्मूला हो जाएगा CA3PO4 होल ट्वाइस। ये आपका क्या है, कैल्शियम फास्फेट। तो कि कब स्टार्ट होता है, जब माउथ का पीएच कितना होता है, मतलब लोअर देन कितना 5.5 से, और टूथ एनेमल जो है एक किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से। तो क्या होता है, ये वाटर को डिसॉल्व नहीं करता है, तो ये क्या होने लगता है, कोरोड होने लगता है। कब कोरोड होगा, जब आपका माउथ का पीएच लोअर देन कितना होगा, 5.5। बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करती है, एसिड प्रोड्यूस करती है बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द आफ्टर ईटिंग। तो बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट होती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो एसिड प्रोड्यूस करती है बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड एंड शुगर पार्टिकल, मतलब बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल आफ्टर ईटिंग। तो उस समय क्या होता है, एसिड यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, इस वजह से जो है टूथ एनेमल हमारा क्या होने लगता है, वो कोरोड होने लगेगा। मतलब आपके जो टूथ है वो क्या होने लगेंगे, कोरोड होंगे। कोरोड होंगे तो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, गिरने लगेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, टूथ डेके। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, किसी माइल्ड बेस को, क्या यूज करेंगे, माइल्ड बेस, मतलब जो एसिड को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टूथपेस्ट यूज करेंगे। तो आप जो है आज देखेंगे टूथपेस्ट के डब्बे में जो नेम होगा उसमें कंपोजिशन में आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई उसमें बेस जरूर मिलेगा। तो टूथ डेके से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर ईटिंग जो है हम टूथ ब्रश करेंगे और जो है माउथ को क्लीन रखेंगे, जिससे हमारा जो पीएच है माउथ का वो लोअर देन कितना ना हो पाए, 5.5, लोअर देन 5.5 ना हो, जिससे हमारा टूथ डेके स्टार्ट ना हो और हमारे टूथ जो है बराबर रेगुलरली जो है साइन करते रहे। तो लास्ट जो है क्या गिवन है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप अब सपोज करिए कि आपको हनी बी ने कट कर लिया या अंट स्टिंग ने आपको कट कर लिया। किसने कट कर लिया, हनी बी या अंट स्टिंग ने। या एक प्लांट होता है नेटल प्लांट, मतलब आप जंगल में गए तो आप इनकी जो लीफ है, पत्तियां, वो आपकी बॉडी से टच हो गई, तो उस समय क्या होता है, ये हनी बी, आंट स्टिंग, नेटल प्लांट, ये प्रोड्यूस क्या करती हैं, ये एसिड प्रोड्यूस करती हैं। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती हैं, तो ये मेथेनोइक एसिड को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। मेथेनोइक एसिड का मतलब क्या हो गया, HCOOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड। जब ये एसिड प्रोड्यूस करेंगी तो हमारी बॉडी में क्या होने लगेगा, पेन एंड इरिटेशन होगा। हमें क्या होगा, पेन एंड क्या, इरिटेशन। तो पेन एंड इरिटेशन से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये एसिड है तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कोई बेस यूज करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, बेस। मतलब हम बेस कौन सा यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हनी बी, अंट स्टिंग या नेटल प्लांट जो है, मतलब जंगल में ये रहता है प्लांट, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए हम जंगल में गए और नेटल प्लांट की लीफ जो है हमारी बॉडी से टच हो गई, तो ये क्या प्रोड्यूस कर दी, फार्मिक एसिड, जिसे हम मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। फार्मूला HCOOH है। अंट स्टिंग एंड हनी बी भी प्रोड्यूस करती हैं क्या, एसिड। वही एसिड कौन सा, मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड। तो हमारी बॉडी में हमें क्या होने लगा, पेन एंड इरिटेशन। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, माइल्ड बेस यूज करेंगे। माइल्ड बेस यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा का यूज करेंगे। तो आपकी बुक में लेफ्ट हैंड साइड एक टेबल गिवन है, जिससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए टेबल में क्या गिवन है, एक साइड है नेचुरल सोर्स है और इस साइड क्या है, एसिड है। तो विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड मिलता है। विनेगर में क्या एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। फार्मूला क्या होगा, CH3COOH। ऑरेंज में कौन सा मिलता है, तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड मिलता है और लीमन में भी कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। टर्मरिन में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड ऐसा एसिड है जिसका यूज हम लोग कढ़ी बनाने में करते हैं। फिर देखिए टमाटो में कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है।
सॉर मिल्क मतलब कर्ड में क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। फिर देखिए अंट स्टिंग है और इधर देखिए नेटल स्टिंग है, तो दोनों में ही मेथेनोइक एसिड होता है। मेथेनोइक की जगह जो है आप क्या यूज कर सकते हैं, फार्मिक एसिड, मतलब फार्मिक एसिड भी इसका नेम है। तो आपको ये टेबल जो है लर्न कर लेनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये आपको एक टेबल दे देगा और आपको मैच करने को बोलेगा और फिर बोलेगा करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो आपको लर्न रहेगा कि विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। फिर आपका जो है ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। लीमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। फिर आपका टमाटो है, टमाटो में कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। टर्मरिन में क्या है, टार्टरिक एसिड है। फिर इसके बाद जो है आप ये देखेंगे सॉर मिल्क कर्ड में क्या है, तो आपका लैक्टिक एसिड है। अंट स्टिंग एंड जो है आपका नेटल स्टिंग में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। फैमिली ऑफ सॉल्ट का क्या मीन्स होता है, तो ध्यान से देखिए। जैसे हम फार्मूला यहाँ राइट कर रहे हैं Na2CO3, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं NaHCO3, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं NaCl, यहाँ हम राइट कर रहे हैं NaOH। तो आपको देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, आपको सब में कॉमन सोडियम दिख रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, साल्ट ऑफ सोडियम या सोडियम साल्ट। साल्ट ऑफ क्या, सोडियम फैमिली, इसे हम क्या बोलेंगे, साल्ट ऑफ सोडियम फैमिली। यदि हम मान लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, CaCO3, यहाँ पे गिवन है CaO, CaCl2, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये कौन सी फैमिली का सॉल्ट है, तो आप इसे बोलेंगे ये कैल्शियम फैमिली का सॉल्ट है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, Na2SO4, यहाँ पे गिवन है CaSO4, यहाँ पे गिवन है Al2SO4 होल थ्राइज, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कौन सी फैमिली का सॉल्ट है, तो ये क्या है, सल्फेट फैमिली का सॉल्ट है। तो सॉल्ट आप कैसे बताएंगे किस फैमिली का सॉल्ट है, तो या तो आपका कैट आयन या तो एन आयन आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो कैट आयन सेम हो या तो एन आयन। तो देखिए हम इस केस में आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कैट आयन Na होगा आपका पॉजिटिव और सल्फेट आपका क्या होगा, 2 निगेटिव। इस केस में देखिए Ca पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव होगा और सल्फेट 2 निगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए Al3 पॉजिटिव है कैट आयन और SO4 आपका क्या है, 2 निगेटिव। देखिए तीनों में एन आयन क्या है, आपके सेम है। इस केस में हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे कैट आयन Na पॉजिटिव होगा, CO3 क्या होगा, 2 माइनस होगा। यहाँ पे Na पॉजिटिव होगा, HCO3 माइनस होगा एन आयन, और यहाँ Na पॉजिटिव होगा, Cl क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे Na पॉजिटिव होगा और OH क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैट आयन सेम है। मतलब आप फैमिली ऑफ सॉल्ट तभी बताएंगे उस फैमिली से जब उसका या तो कैट आयन या एन आयन क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस फैमिली के सॉल्ट। pH ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, यहाँ पे हमने HCl लिया और यहाँ पे हमने क्या लिया, NaOH, और हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो NaCl प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। तो ध्यान से देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। तो यहाँ पे जो ये सॉल्ट बन रहा है ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे न्यूट्रल हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्ट करेगा तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, तो साल्ट यहाँ पे न्यूट्रल बनेगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया लेकिन वीक बेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर स्ट्रॉन्ग वाला होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक होगा। सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे वीक एसिड ले लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा तो स्ट्रॉन्ग वाला नेचर होगा। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, आपका बेस है, तो यहाँ पे बेसिक होगा। साल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने वीक एसिड लिया और वीक क्या लिया, बेस लिया, तो जब हम एक दूसरे से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। न्यूट्रल इसलिए बनेगा क्योंकि रीजन क्या है कि आपका जो वीक एसिड है और क्या है, वीक बेस है, तो साल्ट एक दूसरे को, मतलब एसिड और बेस न्यूट्रल कर देंगे तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, एसिड एसिडिक बेसिक आपका जो है क्लियर ही है कि यदि हम पीएच स्केल जो है, मतलब पीएच जो है ग्रेटर देन कितना हो, ग्रेटर देन या 7 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक बोलते हैं।
यदि पीएच जो है आपका कितना हो, पीएच जो है लेस देन हो कितना 7 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। यदि पीएच आपका कितना है 7 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। तो ये हो गया कि पीएच जो है ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक नेचर शो करेगा, पीएच जो है लेस देन 7 है तो एसिडिक, और पीएच की वैल्यू यदि 7 है तो कैसा है, न्यूट्रल है। क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट गिवन है, तो सॉल्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है गिवन है उसमें, और इससे जो है बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हम किसको बोलते हैं, तो कॉमन साल्ट का जो केमिकल नेम है वो आपका क्या है, पहले हम फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला इसका क्या है, NaCl, और केमिकल नेम इसका क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसे हम लोग बोलते हैं टेबल सॉल्ट। इसे क्या बोलेंगे, टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, NaCl, और केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो अब हम इसकी हेल्प से जो है दूसरे जो है सॉल्ट जो है उसको बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या इसमें गिवन है, फर्स्ट आपके बुक में ये गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, केमिकल नेम है, केमिकल नेम है, और इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है, तो कॉमन नेम है इसका कास्टिक सोडा। तो आपको ये भी लर्न रखना है कि कॉमन नेम क्या है, तो कास्टिक सोडा, और फार्मूला क्या है इसका, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH फार्मूला हो गया, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कॉमन नेम कास्टिक सोडा। तो कभी कभी जो है तो कॉमन नेम से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कॉमन नेम भी आपको लर्न रखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कास्टिक सोडा है, अब इसे हम प्रिपरेशन करेंगे मतलब बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl लेंगे जिसको हम बोलते हैं ब्राइन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, और जो है उसमें 2 गैसेस जो है फॉर्म होगी। कौन कौन सी गैसेस फॉर्म होगी, एक आपकी हाइड्रोजन गैस होगी और सेकंड क्या होगी, क्लोरीन गैस। तो देखिए हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, मतलब प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसका। तो प्रिपरेशन मेथड आपका क्या है कि हम क्या लेंगे, इक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको लर्न रखना है, इसको हम बोलते हैं ब्राइन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द ब्राइन, तो आप बताएंगे कि इक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl क्या है, ब्राइन है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, NaCl लिया, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, वाटर के साथ, और यहाँ पे हम राइट कर देंगे इक्वस, और हम क्या पास करेंगे इसमें, हम लोग पास करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है प्रोसेस होगी, और यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन गैस आपकी बनेगी। तो मतलब यहाँ पे Cl2 एक गैस बनेगा, सेकंड आपकी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, और साथ में आपका क्या बनता है, साथ में आपका बनता है NaOH। क्या बनेगा, NaOH। तो अब देखिए NaOH हमको बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaCl, और उसमें हम पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 गैसेस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है और एक क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कॉमन नेम में कास्टिक सोडा। अब देखिए यहाँ पे 2 गैसेस बनी है, क्लोरीन बनी है और कौन सी, हाइड्रोजन गैस बनी है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि एनोड पे कौन सी गैस बनी है और कैथोड पे कौन सी गैस बनी है। तो आपको लर्न होगा क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन आयन मतलब Cl- यहाँ पे होता है, हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है। तो H पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कौन से इलेक्ट्रोड पे बनेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और निगेटिव इलेक्ट्रोड आपका कौन सा होता है, तो आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। और Cl नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये कौन से इलेक्ट्रोड पे बनेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका कौन सा होता है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पे स्टोर हो रही है, बन रही है, तो आप बताएंगे कौन से पे, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे बन रही है, कैथोड। तो आपको ट्रिक क्या लर्न रखना है कि क्लोरीन जो है माइनस होता है, क्लोरीन आयन, और हाइड्रोजन जो है प्लस होता है। तो माइनस आयन जो है वो किस पे बनेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड, और यहाँ पे जो है
देखिए पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है तो किस इलेक्ट्रोड पे बनेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड। तो हाइड्रोजन जो है कैथोड इलेक्ट्रोड पे और क्लोरीन जो है किस पे बनता है, एनोड इलेक्ट्रोड पे। तो ये NaOH हो गया। फिर से देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कौन सा सॉल्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम NaOH पढ़ रहे हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, फार्मूला क्या है NaOH। तो प्रिपरेशन मेथड क्या है इसकी, प्रिपरेशन मेथड तो हम क्या करेंगे, इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaCl लेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो यहाँ पे टू गैसेस जो है फॉर्म होती है, एक क्लोरीन गैस होती है, सेकंड हाइड्रोजन गैस, साथ में आपका क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब मेन प्रोडक्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस होती है। तो क्वेश्चन आता है क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पे बनती है, नाइट्रोजन गैस। तो आपको बताना है क्लोरीन गैस जो है एनोड इलेक्ट्रोड पे बनती है और हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड इलेक्ट्रोड पे बनती है, और साथ में आपका जो मेन प्रोडक्ट है NaOH फॉर्म होता है। तो इक्वल सोल्यूशन ऑफ ब्राइन पे हम क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिक लाइसिस प्रोसेस, या हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कि इसके यूजेस क्या है, क्लोरीन के क्या यूजेस हैं, तो क्लोरीन गैस के यूजेस जो है वो हम किस में करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में इसका यूज करते हैं। साथ में हम इस वक्त किसका यूज करेंगे, इसका डिस्निफिकेंट्स में यूज करेंगे, पीवीसी में यूज करेंगे, मतलब प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी। तो आप इसके यूज भी लर्न रखिए। अब हाइड्रोजन के यूज हम देखेंगे कहाँ होते हैं। हाइड्रोजन के यूज जो है हम किस में करेंगे, फ्यूल्स में, और जो है अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। तो हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे, फ्यूल्स में, अमोनिया फर्टिलाइजर में, हाइड्रोजन का। और क्लोरीन का हम कहाँ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स में। NaOH का यूज हम कहाँ करेंगे, तो NaH का यूज हम लोग करते हैं किसमें, सोप प्रिपरेशन में, पेपर इंडस्ट्री में, और साथ में हम डिटर्जेंट में, मतलब डिटर्जेंट हमको बनाना है तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, NaOH का। तो इसके यूजेस भी हमको लर्न रखना है। NaOH का कहाँ, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट में। क्लोरीन का कहाँ, क्लोरीन का हम वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स और पीवीसी में। हाइड्रोजन का कहाँ यूज करते हैं, तो फ्यूल्स में यूज करते हैं, अमोनिया प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजर्स के लिए ये करते हैं। साथ में अब देखिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस को यदि हम मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, HCl, मतलब ये क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब इसके यूजेस देखिए कहाँ होते हैं, तो इसके यूज हम लोग किस में करते हैं, कॉस्मेटिक्स में, क्लीनिंग में, क्लीनिंग स्टील, मेडिसिन में। तो हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, कॉस्मेटिक्स में, क्लीनिंग स्टील में, मेडिसिन में। जो आपके पास घर में जो आपके हार्पिक होता है तो उसमें भी HCl जो है मिक्स होता है, तो HCl का भी यूज हो गया, NaOH का भी, Cl2 का भी और हाइड्रोजन गैस का भी। नेक्स्ट साल्ट जो है वो क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो देखिए हम उसका फार्मूला राइट कर रहे हैं, CaOCl2। तो CaOCl2 का केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसका नेम बताएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो ये भी हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी। अब कॉमन नेम जो है इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, और ये कैसा है, ये ड्राई है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे। इसमें जब हम क्या पास करेंगे, क्लोरीन गैस, जब हम इसमें क्लोरीन गैस पास करेंगे तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे H2O बाहर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां से H2 और एक ऑक्सीजन बच गया है, तो CaO क्या बन जाएगा, Cl2। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ड्राई स्लैग्ड लाइम में जब हम कौन सी गैस पास करेंगे, क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो आपका क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आप इस रिएक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे Ca है, यहाँ OH है, यहाँ पे भी OH है,
प्लस किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, Cl2 की रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए यहां से ये H2O आपका रिमूव हो गया। H2O जब आपका रिमूव हो जाएगा तो ध्यान से देखिए क्या बचेगा, CaO। तो CaO राइट किया आपने, Cl2 राइट किया, तो ये आपका क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके यूजेस देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस कहाँ हैं, तो डिस्इंफिकेटिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जम्स, मतलब जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो जम्स है उसको किल करने में हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। सेकंड इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो हम इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। थर्ड यूजेस क्या है इसका, तो थर्ड यूजेस है इसका एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी होता है। तो ये आपका क्या था, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सॉल्ट आपका क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसका फार्मूला है NaHCO3। NaHCO3, तो इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आपको ओल्ड बुक में इसका नेम मिलेगा क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको ये भी बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, ये भी इसका नेम हो सकता है, मतलब होता है, पहले की बुक में राइट रहता था सोडियम बाई कार्बोनेट, और कॉमन नेम इसका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो है वो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एंटा एसिड में। तो ये भी आपको लर्न रखना है। तो NaSCO3 बेकिंग सोडा है कॉमन नेम, और इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जो है इसकी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, तो प्रिपरेशन इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन मेथड में हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हमें क्या ऐड करना है। तो देखिए हम क्या लेंगे, NaCl जो हमारा कॉमन साल्ट है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, साथ में क्या, अमोनिया। NH3 आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, अमोनिया। तो अमोनिया के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तब आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा यहाँ पे NH4Cl। NH4Cl को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। साथ में आपका क्या बनेगा, NaHCO3 जो आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, साथ में आपका क्या बन रहा है, NH4Cl। 4Cl आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, और मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैसे प्रिपेयर किए हैं, जो हमारा कॉमन साल्ट था उसकी रिएक्शन किसके साथ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हमने उसमें क्या मिक्स किया है, अमोनिया NH3। तो जब जाके आपका क्या बना है, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये आपका नॉन कोरोसिव माइल्ड बेस है। तो आपको लर्न रखना है इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अभी आपको हमने बताया कि एंटा एसिड में यूज होता है क्योंकि ये क्या है, माइल्ड बेस है, और कैसा है, नॉन कोरोसिव। तो ये नॉन कोरोसिव है और क्या है, माइल्ड बेस है। अब हम लोग इसमें इसके यूजेस देखेंगे क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। तो देखिए क्या है कि यदि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट कि NaHCO3 को यदि हम हीट करते हैं, यदि हम इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या, CO2 एंड क्या, हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या राइट करना पड़ेगा, 2NaOH मतलब 2 राइट करना पड़ेगा। तो आपका क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन बेकिंग सोडा इज हीटेड, तो आप बताएंगे क्या फॉर्म होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या, CO2 एंड वाटर। अब इसके यूजेस देखेंगे। तो फर्स्ट यूज इसका क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब देखिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में डिफरेंस है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है मतलब बेकिंग सोडा,
इसमें हम क्या मिक्स कर देंगे, यहाँ पे हम मिक्स कर देंगे टार्ट्रेटिक एसिड। मतलब यहाँ पे हम क्या मिक्स कर रहे हैं, एसिड। कौन सा एसिड, तो टार्ट्रेटिक एसिड हम इसमें मिक्स करेंगे। तो जो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनेगा वो आपका क्या होगा, बेकिंग पाउडर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सोडियम मतलब बेकिंग सोडा में हम क्या मिक्स करते हैं, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का मतलब है जैसे आपके घर में यदि कढ़ी बनाना है तो यदि आपके पास छाछ दही मट्ठा कुछ नहीं है तो उसके लिए आप ये एसिड यूज करेंगे तो आपकी कढ़ी बन जाएगी। तो टार्टरिक एसिड में यदि हम बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं तो जो सोडियम साल्ट यहाँ पे बनता है वो आपका क्या होता है, बेकिंग पाउडर। तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड जो होगा वो आपका क्या होगा, बेकिंग पाउडर प्लस क्या आपका CO2 प्लस क्या वाटर बनता है। तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझिए कि बेकिंग सोडा में यदि हम टार्टरिक एसिड मिक्स करेंगे तब जाके आपका क्या बनता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका बेकिंग पाउडर। इस रिएक्शन में जो CO2 आपको दिख रहा है इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा केक होता है उसे स्पंजी बनाने में हम लोग ये जो CO2 है उसका यूज करते हैं। सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में जो CO2 है, ये इस रिएक्शन में जो CO2 बन रही है उसका हम यूज करते हैं कि केक कैसा हो जाए हमारा सॉफ्ट, केक एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी। इसका सेकंड यूज हम लोग देखेंगे तो सेकंड यूज इसका क्या है, फॉर एंटी एसिड। एंटी एसिड में हम इसका यूज करते हैं। एंटी एसिड का मतलब है कि यदि एसिडिटी हमारी बॉडी में ज्यादा हो गई तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका बेकिंग सोडा मतलब NaSCO3। तो आपके जो इनो है उसमें जो मतलब उसमें जो मिक्स होता है वो आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो सेकंड यूज क्या हो गया, फॉर एंटी एसिड, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। थर्ड इसका यूज है सोडा एसिड फायर डिस्टिंग्विशर। तो देखिए सोडा एसिड फायर डिस्टिंग्विशर का मतलब है यदि केमिकल से आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। रीजन ये है कि बेकिंग सोडा में यदि हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी और जो वहां पे आग लगी होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस आग को क्या करेगी, बुझा देगी। तो थर्ड यूज इसका क्या है, सोडा एसिड फायर डिस्टिंग्विशर, मतलब आग बुझाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। केमिकल से यदि आग लगती है तो उसको हम यदि बुझाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, आपका बेकिंग सोडा। का सॉल्ट गिवन है वो आपका क्या है, बासिंग सोडा। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, बासिंग सोडा। इसका फार्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट क्या 10H2O। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, देखिए ध्यान से, Na है तो इसका मतलब सोडियम हो गया, CO3 का मतलब है सोडियम कार्बोनेट, 10 का मतलब है डेका, तो डेका, H2O का मतलब है हाइड्रेट। तो क्या नेम हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, मतलब यहाँ पे 10H2O भी मिक्स है। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि क्या नेम होता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द वाशिंग सोडा, तो आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब देखिए प्रिपरेशन मेथड, तो इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए देखिए पहले हम क्या लेंगे, आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, NaSCO3। इसको हम हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस क्या CO2 प्लस क्या H2O। अब जो Na2CO3 बना है इस Na2CO3 में हम क्या मिक्स करेंगे, 10H2O को मिक्स करेंगे, मतलब 10H2O के मॉलिक्यूल को इसमें मिक्स करेंगे, तब जाके आपका क्या बनेगा, Na2CO3 डॉट क्या 10H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, बासिंग सोडा। तो NaSCO3 आपका बेकिंग सोडा है, ये आपका बेकिंग सोडा है। इसको जब हम क्या करेंगे, हीट करते हैं, जब हम हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट में फिर हम वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तब जाके आपका क्या बनता है, Na2CO3 डॉट कितना 10H2O। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट।
तो ये आपका क्या देता है, वाशिंग सोडा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर करना, और रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करना। तो रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल को हम Na2CO3 में मतलब सोडियम कार्बोनेट में ऐड कर रहे हैं, तब जाके आपका क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब क्या, आपका वाशिंग सोडा। इसके यूजेस देखेंगे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यदि आपका वाटर हार्ड है तो यदि उसको हमको रिमूव करना है, सॉफ्ट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका वाशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो ये हो गया। सेकंड है इसका क्या यूज है, इसका क्लीनिंग एजेंट में हम यूज करेंगे। सेकंड और क्या है इसका, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में। साथ में इसका यूज हम क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए, सोडियम सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए, जिसका नेम क्या है, बोरेक्स। तो बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट में होता है, सोप में होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है, और ग्लास इंडस्ट्री में होता है। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे, ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ क्या, वाटर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन यूनिट फार्मूला ऑफ साल्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए ध्यान से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो टॉपिक ये था कि जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो आपके जो आपके सॉल्ट एंड क्रिस्टल है वो ड्राई है कि वेट। तो उसमें एक टॉपिक है क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका मीन्स क्या है, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये एक्टिविटी 2.15 है, इसका एक सेपरेट वीडियो बना है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसे अच्छे से बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन्ड है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर देखिए हम इस पे आपको बता रहे हैं वन यूनिट ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब है। जैसे आप सपोज करिए CuSO4 क्या है, 5H2O है। तो यहाँ देखिए 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एक फार्मूला यूनिट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका नेम क्या हो जाएगा, तो इसका नेम होगा कॉपर सल्फेट। 5 है तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंटाहाइड्रेट। अब देखिए इसका कलर होता है ब्लू, इसे ब्लू विट्रल भी बोलते हैं। अब इसको हम हीट करेंगे, हीट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, CuSO4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O। कितने H2O बाहर निकले, तो 5। अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिकली ऐसे देख सकते हैं इसको, उसका सेपरेट वीडियो है, व्हाइट हो गया। अब देखिए जो CuSO4 बना है, अब इस CuSO4 में हम फिर से यदि 5H2 ऐड कर दें तो CuSO4 डॉट क्या बनेगा, 5H2, जिसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। फिर से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो देखिए यहां से मतलब यहां से वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं, और यहाँ देखिए वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ जो ऐड कर रहे हैं इसे रिक्रिस्टलाइजेशन आप क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल यदि रिमूव होते हैं तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये कॉपर सल्फेट ले लिया, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने पे हम ये देख रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल आपको इसके यहाँ माउथ के पास जो है वाटर ड्रॉपलेट में दिखेंगे। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे तो इसका कलर पहले ब्लू रहेगा, फिर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। यदि आप फिर से इसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो नेक्स्ट इसमें साल्ट और कौन सा गिवन है, तो देखिए एक है CaSO4 डॉट कितना 2H2O, इसका नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ 2 है तो 2 को क्या बोलेंगे, डाई, H2O को क्या बोलेंगे, हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट।
और इसका कॉमन नेम क्या होता है? जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। तो देखिए अब CaSO4.2H2O को हम यदि इसमें क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। जब निकल जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा? CaSO4 हाफ H2O। क्या बनेगा आपका? CaSO4 हाफ H2O। और बाहर वाटर के कितने मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं? तो 1.5 H2O। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या है? ये पीओपी है। पीओपी का मतलब हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4.2H2O क्या है? जिप्सम है, मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को यदि हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? CaSO4 डॉट कितना? हाफ H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लस बाहर क्या निकलता है? 1.5 H2O। अब देखिए जो आपका CaSO4 डॉट क्या है? हाफ H2O, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसको जो है कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया आपका, और इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या इसे हम ये बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। अब इसमें हम यदि फिर से क्या ऐड कर दें? इसमें यदि हम फिर से क्या ऐड कर देते हैं? 1.5 H2O, तो आपका बन जाता है क्या? CaSO4 डॉट क्या? 2H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। तो ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि आपका कैल्शियम सल्फेट 2H2O है, मतलब डाइहाइड्रेट है, जिसको हीट करेंगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। फिर यदि इसमें हम फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो फिर से क्या बन जाता है? जिप्सम, जो क्या हो जाता है? हार्ड सॉलिड मास। जो कैसा हो जाता है? हार्ड सॉलिड मास, मतलब एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। जिप्सम का यूज जो है आप किसमें करते हैं? जिप्सम का यूज आपके सीमेंट में होता है, सीमेंट में। और सीमेंट में इसीलिए जब हम उसका यूज करते हैं तो उसमें पानी ऐड करते हैं जिससे वो और ज्यादा हार्ड हो जाए। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका यूजेस कहाँ होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है आपके जो हमारी बोन होती है, यदि फ्रैक्चर हो जाए तो इसमें जो प्लास्टर लगता है वो क्या है? आपका प्लास्टर है। मतलब व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है आपको यहाँ लगाते हैं, वो इतना हार्ड होता है, तो वो भी क्या है? मतलब फ्रैक्चर बोन में इसका यूज होता है। पेरिस का यूज जो है मेकिंग टॉयज में होता है, डेकोरेशन के सामान में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो फ्रैक्चर्ड बोन में होता है, और मेकिंग टॉयज में होता है, डेकोरेटिंग के सामान में होता है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम कितने केल्विन पे जो है हीट करते हैं? तो 373 केल्विन पे इसको हीट करेंगे, तब जाके आपका क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस।